हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर आपके 5th को। चैप्टर नंबर 5th के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे जन संघर्ष और आंदोलन की। इसके विषय में हम लोग जो है बहुत अच्छे से आपका बात कर चुके हैं और इनमें इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीजों को आपका देख भी रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। चैप्टर की तरफ हम लोग वापस चलते हैं और कल हम सबसे पहले इस तक हम लोग आपका बात कर चुके थे कि आखिरकार जो हमारा चैप्टर था उसमें कैसे आपका नेपाल में जो आंदोलन हो रहा था और किस तरह बोलीविया में जो आपका जन संघर्ष हुआ उसको हम लोग यहाँ इसमें देख पा रहे थे। क्लियर है। इसके विषय में हमने पढ़ा कि कैसे बहुराष्ट्र कंपनी ने उन्हें पानी की हड़ताल को आपका दे दिया और इस सब के विषय में हम लोगों ने देखा। आज जो हम लोग आपका बेसिकली चैप्टर के अंतर्गत जो बात करने वाले हैं वहाँ जो हमारा मेनली टॉपिक जो आपका शुरू होगा वो हम लोग उसको देखेंगे लोकतंत्र और जन संघर्ष को हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसको जानने का आपका प्रयास भी करेंगे कि लोकतंत्र और जन संघर्ष क्या है। तो फिलहाल जितना कल पढ़ाया था उसमें कोई डाउट हो, कोई चीज पूछना हो, कोई चीज समझ नहीं आया हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर किसी का कोई आपका प्रश्न है तो पूछ लीजिए। चलिए, है कोई प्रश्न? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन दोनों कथाओं का संदर्भ बड़ा अलग है, अलग अलग है। यार जितने भी हमने दोनों जो स्टोरी पढ़ी हैं, इन दोनों स्टोरी को अगर हम देख लें तो इन दोनों स्टोरी का अगर हम लोग संदर्भ यानी कि इसके विषय की स्टोरी को जाने कि इसकी विषय वस्तु क्या रही थी, मेन चीज क्या है, दोनों का बड़ा डिफरेंट है। तो इसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे आपका संदर्भ के कैसे हैं, दोनों के जो संदर्भ हैं वो कैसे हैं, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र की स्थापना थी। अब देखिए, नेपाल के अंदर जो आंदोलन जनता ने करा उसका मोटिव कह सकते हैं या भी कह सकते हैं कि जनता क्यों लड़ रही थी वहां। तो नेपाल की जनता का केवल एक प्रोस्पेक्ट था कि हमको लोकतंत्र की बहाली चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? जो लोकतंत्र है उसकी बहाली हो जाए और क्या चाहती तथा उसको स्थापित करना है। जबकि बोलीविया को हम लोग देख रहे थे। बोलीविया में क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए कि बोलीविया के जन संघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मनवाने के लिए बाध्य किया गया। बोलीविया में क्या सा था जो जन संघर्ष था, वहां पर निर्वाचित और क्या है आपका लोकतांत्रिक सरकार है और जनता को मांग मनवाने के लिए कि जनता की जो डिमांड है वो उसको मनवाने के लिए बाध्य किया गया सरकार को कि आपको ध्यान रखना है जो पानी के बिल आपने बढ़ाए हैं प्राइवेट कंपनी को देकर उसके माध्यम से उसको सही किया जाए। सरकार से ऐसी उन्होंने प्रयास किया गया और उस पर अपना जो बल था, जो जोर था वो आपका दिया गया। क्लियर है। अब देखिए, दोनों की हमने स्थिति को पढ़ लिया कि नेपाल और बोलीविया में क्यों जन संघर्ष यानी कि क्यों आंदोलन हो रहे थे, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए, दूसरा ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप इसमें, बोलीविया का जन संघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था। अब देखिए, बोलीविया में जो आपकी चीजें हो रही थी वहां का जो जन संघर्ष था क्या था कि सरकार ने जो एक विशेष आपकी नीति लाए थे उसके खिलाफ था। अब देखिए, पूरे सिस्टम के खिलाफ नहीं था बल्कि क्या था, बोलीविया में जो एक विशेष नीति आई थी जल से संबंधित, जिसमें जल में आपको जो वहां का आपके नगर पालिका थी, उस नगर पालिका में जो जल आपका मैनेजमेंट का काम था, वाटर मैनेजमेंट का, उन्होंने आपका प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया और प्राइवेट कंपनी को सौंप देने के बाद क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने 4 गुना पानी के बिल में आपका बढ़ोतरी कर दी और जिससे क्या हुआ, जनता में आपका विद्रोह हो गया और बहुत बड़े लेवल पर विद्रोह होने के बाद आखिरकार सरकार को जनता के सामने आपका झुकना पड़ा। और ये चीज हम लोग इसके अंतर्गत आपका देख रहे थे। जब नेपाल में चले आंदोलन ने यह तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। अब देखिए, जब आंदोलन आपका नेपाल में प्रारंभ होता है तो नेपाल में हम देखते हैं कि नेपाल में क्या डिसाइड किया गया
कि राजनीति की जो नींव है वो कैसे तय होगी। अब वहां तो जो आंदोलन थे नेपाल में, वो किसके लिए थे? लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, जो आपका संसदीय व्यवस्था थी उसको बहाल करने के लिए आंदोलन हो रहे थे। वहां कोई पानी वानी के लिए आंदोलन नहीं था या किसी अपनी बात को मनवाने के लिए नहीं। जो राजा ज्ञानेंद्र शाह ने अपनी जो सारी रियासतों पर अपना कब्जा कर लिया था और लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो उसने मानने से मना किया था, उसके लिए उसके खिलाफ लोग बहुत बड़ी मात्रा में आपका प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपका विरोध कर रहे थे। और आप देख रहे हैं कि 1-1 लाख लोग प्रतिदिन आपका विरोध करते थे और अंततः 21 अप्रैल को ये जो आंदोलन था बहुत व्यापक रूप में क्या हुआ, हमारे सामने नजर आया। और आखिरकार आप देखते हैं कि ज्ञानेंद्र शाह को मजबूरन अपनी कुछ रियासतों को देना पड़ा। लेकिन आंदोलनकारी और जितनी भी राजनीतिक पार्टी थी उन्होंने क्या कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि नहीं, कुछ रियासतों से काम नहीं चलेगा, राजा को सारा ही अपना राजशाही छोड़नी पड़ेगी और लोकतंत्र को बहाल करना पड़ेगा। जो संसदीय व्यवस्था थी उसको बहाल करना पड़ेगा। और आखिरकार नेपाल की जनता इसमें आपका सफल रही, वहां के राजा को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा और वहां लोकतंत्र की बहाली हुई। तो अब देखिए, दोनों स्टोरी को हमने पढ़ा, उनकी जो भी कंडीशन थी उसको हमने आपका देख लिया, आपस में तुलना भी कर ली, उनका कंपैरिजन भी हमने किया। ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे, लेकिन इनके प्रभाव के स्तर अलग अलग थे। अब जो इनका इफेक्ट था वो क्या था बच्चों, वो आपका डिफरेंट था, दोनों का अलग अलग था। एक लोकतंत्र के स्टैब्लिश के लिए काम कर रहे थे, एक सरकार की विशेष पॉलिसी के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहे थे। तो दोनों की स्थिति को हमने इस माध्यम से आपका पढ़ने का और जानने का प्रयास किया और दोनों नीतियों को हमने इसके अंतर्गत आपका देख लिया। अभी जितना हमने पढ़ा है, जितना समझा है, इसमें अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई चीज आपको पूछनी है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अभी जैसे कि मैं आपका देख पा रहा हूं कक्षा में जीआईसी ऋषिकेश की बच्चियां क्लास में आराम से बैठी है, झूला मत झूलिए सीट पर, पढ़ाई चल रही है। दूसरे स्कूल भी पढ़ते हैं, सब देखते हैं आपको। कम से कम जो बच्चे का नहीं भी पढ़ रहे, अपना काम तो पूरा कर रहे हैं, कुछ रिवीजन कर रहे हैं, ये चीज अपनी प्रॉपर रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो हमने इस तरह से दोनों देशों के बीच जो अंतर था वो हमने देख लिया। फिलहाल आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूरा चैप्टर को हमने अभी तक जितनी भी इसमें सारी चीजें थी, एक एक करके हमने इनको पढ़ा है, एक एक करके इनको हमने देख लिया है। चलिए, अगर कोई डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर के अंतर्गत। चलिए, अगर कोई बच्चा माइक लेकर किसी भी स्कूल से चैप्टर को पढ़ना चाहता है, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि बच्चे माइक लें और माइक लेकर आप लोग अपने चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ताकि जुड़े, बच्चों को ऐसा लगे कि हाँ हमने कुछ पार्टिसिपेट किया है। कोई भी बच्चा माइक लेकर पढ़ना चाहता है तो आपका पढ़ सकता है। मैं सिस्टम के माध्यम से आपका अनम्यूट कर दूंगा, आपको, आप पढ़ सकते हैं। कोई भी बच्चा वॉलेंट्री है, लड़का हो या लड़की, कोई ऐसा नहीं है, जोर दबाव नहीं, जो अपनी इच्छा से पढ़ना चाहता है। और बच्चे बहुत जुड़कर अपना पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं, एक एक आपका पहरा पढ़ सकते हैं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। कोई भी बच्चा खड़ा हो जाए, तो इच्छा है उसकी, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है, ध्यान देते हैं सर। सर बड़ा कर दीजिए प्लस, ताकि बच्चे पूरे स्क्रीन पर देखें। इन अंतरों के बावजूद दोनों ही कथा में कुछ ऐसी बातें हैं जो क्या है, लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए आपके प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक का मतलब है वो आपका रिलेवेंट है। लोकतंत्र में चाहे कोई चीज अतीत यानी कि जो पास्ट में हुई हो, और जो आपका भविष्य यानी कि जो आपके फ्यूचर में होगा, उन दोनों के लिए आपके रिलेवेंट होंगी। कौन कौन सी वो चीजें हैं, आइए उस पर हम लोग आपका थोड़ा सा देख लेते हैं और विचार भी करते हैं। ये दोनों कथाएं, कथा मतलब जो स्टोरी हम लोग पढ़ रहे थे, राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है। किसका है, आपका ध्यान दीजिए, जो राजनीतिक संघर्ष हुआ है उसके एग्जाम्पल हैं। दोनों ही घटना में जनता बड़े पैमाने पर लामाबद्ध हुई, यानी कि बहुत, आप देखिए जब दोनों आपके संघर्ष हुए थे, चाहे आपका बोलीविया का हो, चाहे आपका नेपाल का हुआ है,
तो बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्लियर है? अब जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद के उसके परिमाण तक पहुंचाया। अब देखिए, अभिव्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी आवाज और एक साथ इकट्ठा होकर जनता तक पहुंचाया, और उस जनता ने क्या किया है, उनके कानों में जो सरकार बैठी थी उनकी आवाज गई, उन लोगों ने अपनी बातों को रखा है, और यही उनका परिणाम निकला कि इसके साथ साथ ही हम यह भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही है। और कह रहे हैं कि हम देख सकते हैं जो भी दोनों आपकी घटनाएं हुई हैं, इन दोनों घटनाओं में जो भी आपके संगठन थे, इनकी जो भूमिका है वो कैसी रही है, निर्णायक, बहुत आपका जस्टिफिकेशन वाली रही है। आप देख सकते हैं अगर वो शायद इस प्रकार के निर्णय ना लेते कि हमको आंदोलन करना है, इतनी बड़ी मात्रा में करना है और इस प्लानिंग के साथ करना है, तो शायद ये दोनों आंदोलन आपके सफल ना होते। क्लियर है? अगर आपको कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय की याद हो तो आप पहचानेंगे कि पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ है। क्या कह रहे हैं कि जितने भी आपके लोकतंत्र हैं उनका विकास कैसे हुआ है, ऐसे ही हुआ है। आप लंबा मत जाइए, भारत के इतिहास को देख लीजिए। जब भारत आजाद हुआ तो आजादी से पहले का आप इतिहास पढ़ लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे राष्ट्रवादियों ने और आंदोलनकारियों ने लोकतांत्रिक स्थापना को करने के लिए कितना बड़ा संघर्ष उन्होंने झेला है, कितने बुरे उन्होंने मंजर देखे हैं, कितने ऐसे आंदोलनकारी हैं जो आपका फांसी के तख्ते तक आपका पहुंच गए, कितनों का आपका दमन हुआ, और कितने लोगों ने बहुत बड़े संघर्ष के बाद हमको ये लोकतंत्र आपका दिया है। क्लियर है? तो ये आप इसको देख सकते हैं कि लोकतंत्र का जो विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं एक पूरे जन संघर्ष की ही देन है। विश्व में कहीं भी देखिए, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आसानी से लोकतंत्र आपका स्थापित हो गया हो, नहीं। हर जगह एक बहुत बड़े व्यापक मात्रा में ही क्या हुआ है, आपका लड़ाई लड़ने के बाद ही लोकतंत्र स्थापित हुआ। इस तरह हम इन दोनों एग्जाम्पल से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी कि जो दोनों हमने जो आपके क्या पढ़े हैं बच्चों, एग्जाम्पल्स लिए हैं, नेपाल का और आपका बोलीविया का। हम इससे कुछ निष्कर्ष का मतलब आप कॉन्क्लूजन पर इस पर पहुंच सकते हैं कि क्या है इनका कॉन्क्लूजन। लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है। कैसे होता है? लोकतंत्र में जन संघर्ष के जरिए ही क्या होता है, आपका डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो होती है। कुछ ही महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाएं और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का संघर्ष ना हो। अब देखिए, जो भी कुछ स्टेप लिए जाते हैं चाहे गवर्नमेंट द्वारा हो, तो बहुत चीजों पर सरकार जो फैसले लेती है उन पर जनता की स्वीकृति हो, ये जरूरी नहीं है। ये आम जनता की भी राय, अगर देखते हैं कि हर आदमी एक दूसरे के विचार से आपका संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर सरकार ने कोई फैसला उठाया है और उस पर सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। फिर भी इसे अपवाद ही कहेंगे। लोकतंत्र का निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारी और सत्ता में हिस्सा चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। अब क्या होता है, एक तो वो व्यक्ति हैं जो आपका संघर्ष कर रहे हैं, किसके लिए, चाहे सत्ताधारी हूं, अपने साथ अपनी पार्टी में बना रहना चाहते हैं, या फिर सत्ता का आपकी हिस्सेदारी चाहते हैं कि हमारा भी कुछ पार्टिसिपेट हो जाए। यहाँ राजनीतिक आपकी गतिविधि की बात कर रहे हैं। ऐसी घड़ी तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा है और उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो, अथवा वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की आपकी प्रक्रिया में हो। ऐसी जगह कहां होगा, जहां पर आपका लोकतंत्र हो, वहां पर लोकतंत्र की मजबूती हो, और इस तरह से वहां क्या हो, ये सारे विस्तार और विकास आपके मजबूत करने के जो प्रक्रम है या आपकी प्रक्रिया है उसमें हमको दिखाई देंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीजों को आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है और इन पर एक एक करके देखना है। अगला जो हमारा पॉइंट है, हम लोग उसकी तरफ आपके बढ़ जाते हैं और इसमें आपका देखते हैं कि क्या विकास तंत्र है और क्या उनकी व्यवस्था है, इसको हम लोग आपका देख सकते हैं।
अब देखिए, लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की ही व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। संभव है कभी कभी इस संघर्ष का समाधान मौजूद संस्थाएं मसलन संसद अथवा न्यायपालिका के जरिए हो जाए। अब देखिए, कोई ऐसा मसला आ जाए जिसमें अगर आपको कुछ भी स्थिति बनी है तो या तो आपकी उसको संसद आपका सॉल्व कर दे, अगर संसद सॉल्व नहीं कर रही है तो जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, वो इसको सॉल्व कर दे। ऐसी स्थिति अगर आपकी बन जाती है तो। लेकिन जब विवाद ज्यादा गहन होता है तब ये संस्थाएं स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती है। और कह रहे हैं कि जब ज्यादा विवाद गहरा जाता है तो जो ये आपकी संस्थाएं होती हैं वो खुद क्या बनती हैं, विवाद का हिस्सा बन जाती हैं। ये संसद ने इस प्रकार का कानून आपकी जनता के लिए, ये वर्ग है उसको नहीं ध्यान में रखा, न्यायपालिका संतुष्ट नहीं है, आपकी स्वतंत्र नहीं है, तो इस प्रकार की ये सारी चीजें हमको दिखने लगती हैं। ठीक, आगे देखिए, ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि बाहर यानी जनता के माध्यम से होता है। फिर क्या होता है कि जनता जो है अपने माध्यम से ही क्या करती है, आपका इन सब चीजों को देखती है और इस पर आपकी जो है डीलिंग करती है। ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। क्या होते हैं कि जितने भी राजनीतिक संगठन हैं उन्हीं पर होते हैं ये सारी आधार कि ये ऐतिहासिक घटनाओं, क्या कह रहे हैं, जो ये ऐतिहासिक घटना है स्वपूर्ति होने का भाव भी कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वपूर्ति सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारागर हो पाती है। संगठित राजनीति के कई माध्यम हो सकते हैं। कह रहे हैं कि जो आपके संगठित राजनीति है इसके भी क्या हो सकते हैं, कई माध्यम जो है हो सकते हैं। ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलन समूह इसमें क्या है इत्यादि जो है, ये सारी चीजें कैसी हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपका सम्मिलित की गई हैं, ये इसके अंतर्गत आपका सम्मिलित है। क्लियर है? आप इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ठीक है? और कोई भी डाउट बनता है तो जरूर पूछिए, और कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? ध्यान देना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आपके पास 30 सेकंड है, आप कुछ पूछिए। चलिए, कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। और हम लोग इस आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखेंगे आपका लामबंदी और जो आपके संगठन है इनके विषय में हम लोग आपका अच्छे से पढ़ेंगे, और क्या होता है लामबंदी, क्या है आपके संगठन, इन पर हम लोग जो है अपने विचार करेंगे और उसको हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से जानने का प्रयास भी करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसमें गौर कर लेते हैं। आइए हम ऊपर के दोनों उदाहरणों की तरफ लौटते हैं और संगठनों की बात करें जिनके बूते ये संघर्ष सफल हुए। हमने देखा है कि नेपाल में अनियमित हड़ताल का आह्वान 7 दलों के गठबंधन यानी कि एसपीए ने किया था। क्या किया था बच्चों? जितना भी आपकी अनियमित कालीन जो भी क्या हुई थी, आपकी हड़ताल हुई थी, ये 7 दलों ने मिलकर अपना गठबंधन बनाया और इसको क्या कहा गया, एसपीए कहा गया। इन्होंने क्या किया, निश्चय किया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 7 दल मिलकर हम लोग ये करेंगे कि जितना भी जनता है उससे हम अपील करेंगे कि अनिश्चित काल के लिए हड़ताल आपकी कर दी गई है, और इस हड़ताल का उद्देश्य क्या है कि लोकतंत्र की बहाली। तो सारे एक साथ जितने भी थे, ये सारे जो संगठन थे एक साथ आ गए। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि इस गठन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए जिनके कुछ ना कुछ सदस्य सांसद भी थे। अब कुछ ऐसे दल भी इकट्ठे हो गए जिनके क्या थे, सदस्य क्या थे, आपके सांसद थे। लेकिन इस जनसंघर्ष के पीछे सिर्फ एसपीए ही नहीं था।
अब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं केवल एसपीए ही था, और भी थे। इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यानी जिसको हम बोलते हैं माओवादी ने भी आपका क्या किया, भाग लिया, जिसे संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। यह पार्टी नेपाल के सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी और इसने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया। क्या कर लिया कि नेपाल का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था उस पर क्या किया अपना, इन्होंने, ध्यान दीजिए, इसने अपना नियंत्रण कर लिया। ठीक, अब देखिए, नियंत्रण का मतलब कोई वहां कब्जा नहीं कि वहां वो आंदोलन कर रही थी खड़े होकर और वहां जन सामान्य लोग इसके साथ खड़े हुए थे। यहाँ नियंत्रण का सिंपल ये मीनिंग है। नेपाल के जन संघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन शामिल थे। अब जन संघर्ष जो हो रहा था उसमें ऐसा नहीं कि राजनीतिक दल ही शामिल थे, और बहुत सारे संगठन, जैसे व्यापारी संगठन हो सकता है, महिला समूह, बेरोजगार, शिक्षित, अशिक्षित, इस प्रकार के संगठन होते हैं, वो सब लोग इसमें शामिल थे। सभी बड़े मजदूर संगठन और परिसंघों ने इस आंदोलन में भाग लिया। अब देखिए कौन कौन संगठन आए, जो आपके मजदूर हैं और जो और बड़े संगठन थे, उन्होंने भी क्या किया, इस आंदोलन में अपना हिस्सा लिया। इस आंदोलन में भाग लिया अन्य अनेक संगठन, मसलन मूलवासी लोगों के संगठन तथा शिक्षक, वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। अब कौन कौन लोग उसको समर्थन दे रहे थे? देखिए, जो मूलवासी, जो वहां के लोग थे, आपके शिक्षक लोग, वकील, मानवाधिकार समूह करता, ये सब लोग क्या कह रहे थे कि ये जो आंदोलन हो रहा है हम इसको सपोर्ट करते हैं और सही व्यापक रूप से ये आंदोलन हो रहा है। इसलिए क्या था, नेपाल की इस तरह की स्थिति को हमने देखा है। क्लियर है? और इस पर विचार किया है। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अब है बोलीविया के थोड़ा एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई में किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। अब कह रहे हैं कि जो बोलीविया में क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसकी अगुवाई, मतलब अगुवाई का मतलब है उसको लीड करने वाला क्या नहीं था, कोई भी आपका राजनीतिक जो दल है वो नहीं था। क्लियर है? देखिए, इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? फेडेकॉर कर रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है। नामक संगठन ने किया। इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। कौन कौन लोग थे बच्चों? जो इंजीनियर थे, उन लोगों ने इसको समर्थन किया। जो आपके पर्यावरणवादी थे और जितने भी स्थानीय लोकल के जो आपके नेता थे, उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को सपोर्ट किया। कौन सा आंदोलन को? बोलीविया में पानी के आंदोलन। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों का एक संघ, कारखान मजदूरों के संगठन के परिसंघ, कोचबा विश्वविद्यालय के छात्र और शहरों में बढ़ती बेघर बार बच्चों की आबादी का समर्थन मिला। देखिए, जो स्कूल के विद्यार्थी उनका मिला, और उसी में एक संघ था, कारखानों में जो आपके मजदूर काम कर रहे थे उनका, और जो बच्चे थे, एक बहुत बड़ी आबादी ने क्या किया, इस आंदोलन को भाग लिया। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन किया। सन 2006 में बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता हासिल हुई। इन दोनों एग्जाम्पल से हम जान सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। ये संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने का एक, ध्यान दीजिए, यहां से आपको प्रेशर ग्रुप दिखाई देगा, समझिए, मैं आपको उसका क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। ये संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में अपने फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका है। क्या है? किसी फैसले पर असर डालते हैं, और क्या है? एक जाना पहचाना आपका तरीका है।
प्रत्यक्ष भागीदारी होता है, इसके लिए पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है और सरकार बनाई जाती है, लेकिन हर नागरिक को इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी जो है भागीदारी करता है। संभव है कि नागरिकों की इच्छा हो न हो अथवा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधि में हिस्सेदारी उसकी जरूरत ना महसूस हो, क्या हो कि सीधे उसकी जो आपकी जरूरत है वो महसूस ही ना हो। संभव है इसके पास इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव हो और वहां ऐसे ही सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करता हो। कैसा हो? वो प्रत्यक्ष अपनी जो हिस्सेदारी है वो उसको क्या हो बच्चों आपका करता हो, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो इतना आप लोग अगर ध्यान रखते हैं, इतना देखते हैं तो सारी चीजें बड़ी सरल हो जाएंगी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल आप चैप्टर को पढ़िए, रिवीजन करिए, कोई डाउट बनता है आप मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।